आज मैं कुछ अपनी बात लेके आपके साथ बैठा हूं। पिछले कुछ टाइम से हमारे देश में एक संघर्ष चल रहा है सोच के हिसाब से। देखा जाए तो ये एक दिन, एक साल या एक जनरेशन का इश्यू नहीं है, मगर जहां तक मेरा मानना है ये एक पूरी बदले हुए युग परिवर्तन के कुछ संकेत है। पिछले 2 सालों के अंदर मई 2019 के बाद जो परिवर्तन देश में हुए, मैं उस पर अपनी रोशनी डालना चाहता हूं। मैं यह नहीं मानता कि यह बदला हुआ परिवर्तन हमें किस तरफ ले जा रहा है। इस बात को मैं नकारता नहीं। I not deny the changes which are coming in the India these days have created a big fraction in the intellectual society. I agree. But some questions have come in front of us. हम हर बार अपनी बात खुल के कहने में डरते हैं। इसका रीजन ये है कि सबको इस बात का डर लगता है कि देश में लोग उस बात को पसंद नहीं करेंगे तो क्या होगा। इस बात का सबको डर लगता है। सब सिलेक्टिव आइडियोलॉजिकल कंसेप्ट से चलते हैं, including myself and you yourself also think about this. We all are moving and living with the selective ideology. We all want to say that we are open-minded, but who can prove who is open-minded? कौन कहेगा कौन ओपन-माइंडेड है? हम बदले हुए परिवर्तन के संकेत को भी नहीं पहचान रहे। कुछ लोगों को मेरी बातें शायद किसी स्पेसिफिक आइडियोलॉजी की तरफ लगे, मगर मैं आइडियोलॉजिकल कंसेप्ट से बात नहीं कर रहा हूं, मगर मैं एक इंटेलेक्चुअल हूं और इंटेलेक्चुअल कंसेप्ट को ही साथ रख के बात करता हूं। ना मैं बीते सालों में हमारे देश के अंदर जो भी लोग आए, जिन्होंने इस देश को संभाला, उनका मैंने क्रिटिसिज्म करता हूं, ना अभी के लोगों को मैं प्रेज कर रहा हूं, मगर जो सच है, जो मुझे लगा है, वो ही मैं बता रहा हूं। मैंने भी थोड़ी देर पहले एक बात कही, आप सबने सुना। हम अपनी बात खुल के कहने में डरते हैं। आई एम अ person associated with the educational field. So as a teacher, I teach to the student to say the truth. So what I have seen in my age of 48 years, मैं उसको जो महसूस कर रहा हूं
उस बात को सामने रखता हूं। मैं 3 बातों को लेके आया हूं। हमने 1947 से, और मेरी आज जो भी बातें हैं वो पॉलिटिकल कंसेप्ट से ही जुड़ी हुई है, मैं खुल के कह रहा हूं। इसलिए मैंने बोला शायद कुछ लोगों को मेरी बात सच्ची अच्छी ना भी लगे, उस बात को मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा कि मेरी बात किसको अच्छी लगी, किसको अच्छी नहीं लगी। मगर 1947 से देश में हम एक बात कहते रहे हैं, सबको साथ लेके चलना है। वी ऑल हैव टू मूव टुगेदर। और एक वर्ड हमने यूज किया हर जगह पर, कंसेंसस, सहमति। रिमेंबर, nobody could say that at every place, at every moment, all are agree at all points. But some people have used these words for their selective benefits. मैं यहां पर यह बात सबके सामने कह रहा हूं। फिर हमें देश के अंदर सबको जो जैसे है वैसे एक्सेप्ट करने में तकलीफ क्या है, और पिछले 6 सालों में जो बदलाव आया उसको पुराने लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। Some people have used the word, कुछ लोगों ने यह कहा असहिष्णुता, इनटॉलरेंस। मतलब किसी एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट करोगे तो ही टॉलरेंस है, नंबर 1। नंबर 2, मेजॉरिटी अगर अपनी बात रखे तो मेजॉरिटी को चुप रह के चलना चाहिए। नंबर 3, 1947 से लेके 2014, from 1947 to 2014, in which way the India was administrated, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये कुछ लोगों का मानना था। कुछ लोग ये कहते थे कि गंगा जमनी तहजीब मीन्स डिफरेंट आइडियोलॉजी मस्ट सिट टुगेदर इवन विद द वेरिएशंस, डिफरेंसेस चाहे कुछ भी हो। मगर जिनके नंबर्स ज्यादा है उनको कम नंबर वालों को अपना सब कुछ छोड़ के, अपनी सोच को छोड़ के एक्सेप्ट करना है। यहां पर जिनके नंबर्स कम है वो कुछ नहीं छोड़ेंगे, तभी टॉलरेंस है। देश में जो टेररिस्ट अटैक्स करवाते थे उनके साथ बात करनी पड़ेगी।
जो नक्सलाइट एक्टिविटीज करते थे उनको बाजू में बिठा के बात करनी पड़ेगी, चाहे वो राइफल लेके बैठे, मगर हम अपने साथ कबूतर रख के ही बैठेंगे, सफेद पिजियन। The terrorist will sit with the rifle to talk, even within hands, AK-47 or the bomb. But we have to sit with only white pigeon to show that we are peaceful person. मगर जो 1947 से एक वर्ड यूज किया गया जो ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, एज अ हिस्ट्री के टीचर मैं कह रहा हूं, वो वर्ड यूज किया गया बिन सांप्रदायिकता, सेक्युलरिज्म। वो 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन में डला हुआ नहीं था, वो बाद में डाला गया। एक और बात, मेजॉरिटी को अपने सेंटिमेंट्स को छोड़ना पड़ेगा। ये बचपन से सिखाया गया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी, ये गुलसिता हमारा। ये लिखा किसने? इकबाल साहब ने। मुझे भी पता है, बचपन से जानता हूं, मगर लिखने के बाद वो हम ये भूल गए कि वही इकबाल साहब लाहौर डेक्लेरेशन के थ्रू मुस्लिम लीग बना, मुस्लिम लीग को आगे करके पाकिस्तान बनाने में भी वही आगे थे। हम उस बात को नहीं कहेंगे। वैसे ये कहा जाता है, मैंने किसी से सुना था कि भाई लड़ना है ना तो हिंदी में मत लड़ो, लड़ना है तो अंग्रेजी में लड़ो, आपका दबाव दूसरों पर अच्छे से पड़ेगा। इट मीन्स वी हैव द ओवर अट्रैक्शन टुवर्ड्स द इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज द वी वांट टू शो अदर दैट द अदर शुड एक्सेप्ट अस। हम वो नहीं कहेंगे कि जो सही है, मगर वो कहेंगे कि जो दूसरे एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए पिछले कुछ सालों में देश के अंदर कुछ ऐसे माहौल बने जो आज भी देश उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। देश के अंदर कुछ साल पहले एक ट्रेंड चला कि मैं अपने अवार्ड्स वापस करूंगा। मुझे आप ये बताइए कि हमने सेक्युलरिज्म के नाम पर अपने रिलीजियन को, हिंदू रिलीजियन को ओपन माइंडेडनेस से सबके सामने रखने की कभी कोशिश नहीं की। नंबर एक। नंबर दो, हम हर बार यही मानते रहे कि वो जो चाहेंगे हम वो ही करेंगे। और नंबर तीन, अपनी सच बात को उसकी खुशी के लिए छिपा दो। इन बातों को हम पब्लिकली खुल के नहीं कह रहे। मुझे आप ये बताइए, हिंदुइज्म कभी भी दूसरों को मारने के लिए नहीं कहता। क्रिश्चियनिटी कभी भी दूसरों को डराने के लिए नहीं कहती। और इस्लाम कभी भी अपनी ताकत दूसरों पर दिखाने के लिए नहीं कहता। फिर भी
तो इंडिया एक तरीके से ऑल रिलीजियस नेशन है। सेक्युलरिज्म क्यों? एक्सेप्टेबिलिटी टू ऑल रिलीजियन क्यों नहीं? माइनॉरिटी वर्ड क्यों जरूरी पड़ता है? किसी को अपने आप को सबके साथ जोड़ने के लिए स्पेशल राइट्स क्यों चाहिए? क्यों सब साथ नहीं चल सकते? इसका मतलब यह है कि हम अपनी सोच खुल के रखेंगे तो दूसरों को अच्छा नहीं लगेगा। हमारा ये पहले से मानना है और उसी बात को हम खुल के नहीं कह रहे। कॉन्स्टिट्यूशन की हम शपथ लेते हैं, देश हमारा है। हमें यह दिखाने के लिए अपने सर पर तिलक लगाना या हाथ में सिर्फ मौली बांध के दिखाने की जरूरत क्यों पड़ती है? इंसानियत पहले है, सबको एक्सेप्ट करना हमारी जिम्मेदारी है, तो सबकी है। इंडिया को हम भारत क्यों नहीं कह सकते? हमें हिंदुस्तान वर्ड क्यों यूज करना पड़ता है? हिंदुस्तान नो, यह देश सबका है। सबका है मतलब सब एक जैसे है, ना कोई स्पेशल है ना कोई माइनॉरिटी में है। एक और बात, पिछले कई सालों से देश के अंदर कुछ लोग, कुछ रिलीजियन, कुछ रीजियन में अगर कहीं कुछ बनता है ना, तो उसका डाइवर्जन किस तरफ आता है पता है? किसी भी क्राइम के अंदर धर्म को ढूंढना। क्यों? इसका रीजन यह है कि सबको, सब लोगों को इन टर्म ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज अपनी वोट बैंक का इंपॉर्टेंस है। देश में राजतंत्र नहीं है, वोट तंत्र चलता है। वरना एक वर्ड कुछ लोगों ने दिया कुछ साल पहले, हिंदू आतंकवाद। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। आरवीएस मणि की एक बुक है, उसके अंदर हिंदू आतंकवाद के ऊपर कुछ बातें लिखी गई है। मैं उस बात में नहीं जाना चाहता, मगर मैं एक बात श्योरली कहता हूं, इस देश के अंदर जितने भी हेरिटेज प्लेसेस है वो हर धर्म से रिलेटेड है। मैं यहां पर एक बात कहूंगा, पेंगुइन पब्लिकेशन की मेरे पास एक किताब है, जीसस के बारे में, आफ्टर क्रूसिफिकेशन। मैं उस बात में जाना नहीं चाहता कि जीसस क्रूसिफिकेशन के बाद कहां गए, या मोहम्मद साहब की मौत के बाद उनके धर्म को फैलाने के लिए लोगों के ऊपर दबाव क्यों डालना पड़ा। वो हर एक रिलीजन की अपनी आइडियोलॉजी है। मैं हिंदू रिलीजन की आइडियोलॉजी को लेके चलता हूं, तो मैं साथ में कहता हूं कि मैं सबको अपने साथ लेके चलने वाला हूं, मगर यह जरूरी है कि मैं जैसा हूं वैसा ही मुझे भी सब एक्सेप्ट करें। मेरे गोकुलेश्वरा के फेसबुक पेज पर मैं हर बार एक बात मैं बार बार कहता हूं कि ह्यूमैनिटी पहले है। हम ह्यूमैनिटी को पीछे रख के नहीं चल सकते। उसका रीजन है कि ह्यूमैनिटी जब भी आएगी तो सब साथ रहेंगे। इंसान जब मरता है ना, तो अगर बदन काटा जाए ना उसका, तो खून निकलेगा तो रंग लाल ही है। If a person is dying and his body is being cut, we will find the color of the blood is always red.
No difference is there. Okay, in the term of the science, we can say the blood groups are there, but it does not mean the person is not a person. तो हम लोगों को जो डिवाइड किया है ना, वो पॉलिटिकल पार्टीज ने किया है, याद रखना। और जहां तक मेरा अपना मानना है, अगर हम अपनी बात खुल के रखेंगे और दूसरों की बात सुनेंगे और अपनी बात सुनाएंगे अपनी आवाज के साथ, तो दूसरों को भी हमें सुनना पड़ेगा। फिर कभी किसी डेविड स्टेन को मरना नहीं पड़ेगा, किसी पीएफआई को जिंदा होना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कई बार टेररिस्ट ग्रुप्स खत्म करके उसके नए नाम बदल के लाए जाते हैं। देश में दंगा कराने की जरूरत उन्हीं लोगों को पड़ती है कि जो वोट के लिए दौड़ते हैं। मैं किसी भी पार्टी से बात नहीं कर रहा हूं, एज ए इंटेलेक्चुअल पर्सन आई एम टॉकिंग। तो मेरे लिए तो जीसस भी उतने इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद साहब भी उतने इंपॉर्टेंट है, नानक देव जी भी उतने इंपॉर्टेंट है, और मेरा अपना हिंदू धर्म तो मेरे लिए प्राउड की बात है। मैं हर बार कहता हूं कि हमें 3 चीजों को कभी नहीं छोड़ना है अगर अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी है तो। नंबर 1, ना अपने देश की मिट्टी को सिर्फ कमाने के नाम पे छोड़ दो, क्योंकि जो पढ़ाई तुम्हारे पीछे जो पैसा खर्च किया गया ना, वो यहीं पे किया गया, तो उसको रिटर्न करने की जिम्मेदारी तुम्हारी यहीं पे है। नंबर 2, हम धर्म को जन्म से जोड़ के नहीं देखते, ये कहते हैं लोग कि अपना धर्म बदल लेते हैं, मगर कुछ चीजें नहीं बदली जा सकती, क्योंकि वो हमारे जीन्स में, हमारे संस्कारों में, हमारे बिहेवियर में वो इनबिल्ट हो चुका है। हमारी रिलीजियस माइंडसेट हम क्यों बदले? जब हमें जन्म मिला तो हम हिंदू है, क्योंकि हमारे माता पिता हिंदू है, तो हम वो ही रहेंगे। हमें क्यों अपने आप को बदलने की जरूरत पड़ती है? धर्म बदलने से जिंदगी बदल जाएगी क्या? कुछ लोग कहते हैं कि मिशनरीज कुछ एरिया में जाके लोगों का रिलीजन चेंज करवाते हैं, मगर यहाँ पर मेरा सवाल यह है कि उन लोगों को रिलीजन चेंज करवाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हमारे धर्म के अंदर कुछ लोगों ने अपनी जात को आगे करने के लिए किसी और को दबाया, जिसका फायदा किसी और ने उठाया। तो हम अपने धर्म के कुछ गरीबों को आगे लेके नहीं चल सकते। अंबेडकर साहब को क्यों आगे आना पड़ा? महाड़का सत्याग्रह क्यों हुआ? मतलब 1947 से लेके 1949 के बीच देश बना। नेहरू जी ने इस देश को आगे लेके जाने की बात की, मगर मैं वो सवाल तो करूंगा ही कि महात्मा गांधी ने पटेल को प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बनने दिया? जिसके एक भी वोट नहीं मिला था कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर, उसको क्यों आगे आने दिया गया? क्यों 1949 के बाद इस देश के अंदर, जबकि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के लिए अंबेडकर साहब खुद कह रहे थे, उसको ना बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने क्यों दबाव डाला? मतलब मैं सब धर्म को साथ रखने की ही बात करता हूं, मैं वही करूंगा, मगर मैं अपने धर्म को साथ लेके भी चलूंगा। 1990 के बाद इस देश के अंदर, 1990 के अंदर जो कश्मीर के अंदर जो हुआ, जिस मूवी शिकारा के अंदर हिंदुओं की कत्ल की बात हुई, तो उसको क्यों छिपाया जाना जरूरी है? जो वहां से निकले वो इस देश के नागरिक है, क्यों उनको अपने घर में जगह नहीं मिल रही? कश्मीर हमारा है तो हमारा ही है। किसी ने गलती से अपने फायदे के लिए उसको देश के अंदर ना जुड़ने के लिए जो भी कोशिशें की, उस कोशिश को हम क्यों आगे लेके जा रहे हैं? तो
1947 से 49 के बीच हम ये नहीं मान सकते कि देश के अंदर सब कुछ सही था और सही हुआ, वरना हमारे हाथ से चाइना के पास तिब्बत क्यों चला गया? क्योंकि तिब्बत को बचाने की जिम्मेदारी, प्रोटेक्शन हमारे ऊपर था। चाइना डी फैक्टो हमारे पास से वो नहीं ले सकता था तिब्बत, डी ज्यूरे उसको मिलना चाहिए था। डी फैक्टो का मतलब होता है पावर लगाना। हकीकत में वो उसके पास नहीं था। उसको बचाने की जिम्मेदारी, तिब्बत को बचाना हमारी जिम्मेदारी थी, मगर वो भी हमने नहीं बचाया। मतलब मैं एक बात खुल के कहता हूं, पटेल ने सोमनाथ मंदिर बनवाया, पटेल ने इस देश को जोड़ा, मगर एक बात श्योर है कि जिसने कश्मीर का इश्यू अपने हाथ में लिया उसने इस देश को नहीं जोड़ा। सिर्फ आईआईएम बनाने से, आईआईटी बनाने से देश एक नहीं बना। अगर देश एक नहीं बनता तो वो आईआईटी, आईआईएम आज नहीं होती। और एक बात और, अर्बनाइजेशन को आगे लेके हमने कितना कुछ कर लिया। आज के गांव बने हुए हैं, गांव टूट चुके हैं देश के अंदर। मतलब मैं एक बात श्योर कहता हूं कि अगर इस देश को आगे चलना है तो खुल के सबको साथ रहना पड़ेगा। हम किसी भी रिलीजन को यहां से ना निकालेंगे, ना निकालना है। अगर इस देश को बचाने के लिए अब्दुल हमीद ने अपनी जान दी है, राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी जान दी है, अशफाक उल्लाह खान ने अपनी जान दी है, वक्त वक्त पे अपने तरीके से। इसका मतलब यह है कि इस्लाम भी बुरा नहीं है। कुछ लोगों के एक्सट्रीमिज्म से इस्लाम बुरा नहीं होता, मगर एक बात सच है, उनको हिंदुओं को जैसे है वैसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को दबाना कोई बात नहीं है। हम इस्लाम के सेंटिमेंट्स को मानेंगे, हम जीसस के सेंटिमेंट्स को भी एक्सेप्ट करेंगे, हम महावीर के सेंटिमेंट्स को भी मानते हैं। किसी भी रिलीजन का सेंटिमेंट्स कभी भी हमारे लिए पीछे नहीं है, मगर हमारा रिलीजन का सेंटिमेंट्स भी उतना इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं कि 15 करोड़ को बचाने के लिए 80 करोड़ को अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, तभी वो 15 करोड़ है। क्योंकि जो यहां पे रहे वो इस देश को अपना मानते थे, इसीलिए यहां पे रहे, तो उनको इस देश की बदलती हुई सरकारों को भी अपनाना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट किसी की फेवर में नहीं देती तो वो बुरी हो गई। ऐसा कभी नहीं हो सकता, देश में कानून का राज है। मगर कानून कैसे चलेगा? वो सिर्फ 1947 से लेके 1975 तक, 1979 से लेके 1989 तक, 1991 से लेके 1998 तक और 2004 से लेके 2014 तक जितने लोगों ने इस देश में राज किया वो ही डिसाइड नहीं करेंगे कि देश ऐसे चलेगा। वरना उनके लीडर्स को इंडिया से बाहर जाके अपनी आइडेंटिटी, जो आज के लीडर्स हैं, उनको अपनी आइडेंटिटी में गांधी की बजाय विंसी नहीं लिखना पड़ता, वो लिखना पड़ता। इसका मतलब श्योर है कि वो अपनी आइडेंटिटी 2 तरीके की रखते हैं। इस देश में किसी पार्टी के जो लीडर बन चुकी है, जिसकी आज तबीयत ठीक नहीं है, उसी के आने के बाद उसी का देवर मर जाता है, उसकी बेटी के ससुराल में भी अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाती है, एक से ज्यादा। उसके अलावा उसकी गैर हाजिरी में इस देश ने कांग्रेस पार्टी के अंदर जो लीडर्स आते गए उनको आगे नहीं किया जाना चाहिए। किसी एक फैमिली को ही आगे किया जाना चाहिए, कभी भी नहीं हो सकता। देश है तो फैमिली है, देश नहीं तो फैमिली नहीं।
वो फैमिली नहीं था तब भी देश था, वो फैमिली है तब भी देश है, वो रूल करते थे तब भी देश था, वो रूल नहीं करते तब भी देश है। मोदी 2014 के बाद आए, वो कितने साल रहेंगे वो सवाल नहीं है, मगर मोदी कहेंगे वही कानून है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। उनके कई कानूनों को इस देश ने, सरकारों को इस देश के लोगों ने बदलवाया है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट भी उसके ऊपर अपनी नजर रखती है। मगर एक बात है कि कुछ लोग जज बनने के बाद, अपनी जगह से उतरने के बाद ये कहेंगे कि भाई इस देश के अंदर अभी जो लोग जज की पोस्ट से गए वो इस गवर्नमेंट की फेवर करने वाले थे, ऐसा नहीं होता।